एम्मा अपनी जिंदगी के सिर्फ 11 साल एक अनाथालय में रही है। उसे नॉर्मन और रे के साथ अपने बाकी साथियों में जीनियस माना जाता है। उनकी हॉट माँ इज़ाबेला उन सभी का मुस्कुराते हुए ध्यान रखती है। वे रोज साथ में गर्म खाना खाते हैं, पर जल्द ही उन्हें पता चलेगा कि यह कोई आम अनाथालय नहीं, बल्कि वे खुद ही तैयार किए जा रहे भोजन है। हर हफ्ते घंटों तक रोबोट की तरह उनकी कड़ी परीक्षा ली जाती है और हमेशा की तरह नॉर्मन, रे और एम्मा ही अव्वल आते हैं। कॉनी को लगता है कि वह आज के टेस्ट में हमेशा की तरह फेल हो गई, पर कम से कम आज वह अपने गोद लेने वाले माता पिता से मिलने वाली है। नए घर जाने से पहले कॉनी ने अलविदा कहने की कोशिश की, पर रो पड़ी। इज़ाबेला उसे नए घर तक छोड़ आई, वहीं धुन बजाते हुए। माँ के जाने के बाद एम्मा गंदगी साफ करना चाहती थी, पर कॉनी का प्यारा खरगोश यहीं छूटा देख वह क्या करना है यह सोचने में जल्दी करने लगी। रे ने कहा कि अगर वह दौड़े तो अभी भी पहुंच सकती है, तो नॉर्मन अंधेरे में उसका साथ देने के लिए उसके साथ हो लिया। वे उस रहस्यमयी गेट तक पहुंचते हैं जिसे उन्होंने जीवन भर देखा है और एक ट्रक के पास पहुंचने तक अंदर चलते हैं। एम्मा कॉनी को ढूंढने की कोशिश करती है और आखिर में ट्रक के पिछले हिस्से को देखने का फैसला करती है, लेकिन जो वह देखती है उसे अंदर तक हिला देता है और नॉर्मन भी देखने आता है। हिम्मत जुटाकर जब वह झांकता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। कोनी का नजारा, जिसे वे कभी परिवार मानते थे, उन्हें तोड़ देता है। उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है और वे ट्रक के पीछे छिपने के लिए भागते हैं। नीचे घुसकर पनाह लेते हैं। वे बातें करते रहते हैं और एम्मा को एक झलक मिलती है जिसमें वह शैतानी दिखने वाले जीवों को घूमते हुए देखती है। नॉर्मन और एम्मा चुप रहने की पूरी कोशिश करते हैं, पर राक्षस कोनी को उठाकर एक क्रायोजेनिक कनस्तर में डाल देते हैं, उसे कीमती माल कहते हुए। वह अमीरों के लिए बना उच्च गुणवत्ता वाला मानव मांस है। हाल ही में शैतानों को घटिया 6 साल के बच्चे मिल रहे थे, पर अब उन्हें बेहतरीन अंक वाले मिलेंगे और वे इसाबेला से पूछते हैं कि क्या वे शिपमेंट के लिए तैयार हैं। इसाबेला कहती है कि वे जल्द तैयार होंगे, पर एक राक्षस को कुछ गड़बड़ लगती है और वह ट्रक के नीचे देखता है। हालांकि एम्मा और नॉर्मन आखिरी पलों में भागने में कामयाब रहे और एम्मा सोचती है कि क्या उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ खाने की तरफ फेंक दिए जाने के लिए जी है। राक्षस माँ को खिलौना देते हैं। रे पूछता है यात्रा कैसी रही। नॉर्मन कहता है वे नहीं आ पाए और वे अपने कमरे में चले जाते हैं। अंदर नॉर्मन एम्मा से उसके साथ भागने को कहता है, पर एम्मा ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ के बच्चे उसका परिवार हैं। वह किसी को मरते नहीं देखना चाहती। नॉर्मन समझता है यह कितना दर्दनाक है और उसे सांत्वना देता है। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद एम्मा अपनी शांत माँ को देखती है, जो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। नॉर्मन आता है और एम्मा को मुस्कुराते रहने की याद दिलाता है। उसने एम्मा के साथ अपनी योजना पर पहले ही चर्चा कर ली थी। वे जानते हैं कि माँ को खरगोश मिल गया होगा, इसलिए वह जानती है कि किसी ने सच्चाई का पता लगा लिया है। अपना ज्ञान गुप्त रखने के लिए उन्हें कल रात कुछ न देखने का नाटक करना होगा। नॉर्मन भी समझ गया है कि उन्हें अभी तक क्यों नहीं भेजा गया। राक्षस शायद सबसे अच्छे अंक लाने वालों की परवाह करते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि बेहतरीन दिमाग और विकसित हों, लेकिन वे कभी भी 12 साल से ऊपर के बच्चे को नहीं रखते। उनकी खोजों से पता चलता है कि सबसे जल्द शिपमेंट उनके 12वें जन्मदिन पर होगा, जो 2 महीने में है। जंगल के अंदर नॉर्मन और एम्मा इस जगह का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि राक्षस हमेशा द्वार की रखवाली करते हैं या वह बंद रहता है, वे जंगल की जांच का फैसला करते हैं। जंगल में कुछ देर दौड़ने के बाद उन्हें रास्ते में एक विशाल दीवार मिलती है। नॉर्मन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है, इसलिए एम्मा उसकी जगह ऊपर चढ़ती है। जब वह बाहर देखती है तो उसे केवल 3 मीटर मोटी दीवार और क्षितिज पर और जंगल दिखाई देता है। अपनी चिकनाई के कारण वे चढ़ नहीं सकते, पर रस्सी होती तो भाग जाते। घंटियां सुनकर माँ के शक करने से पहले लौट जाते हैं, लेकिन एक बच्चा आकर कहता है कि नालियां लापता है। इज़ाबेला कंपास निकालती है, बच्चे को दिलासा देकर जंगल में घुस जाती है। कुछ देर बाद वह लौटती है। नॉर्मन एम्मा समझते हैं कि वह उनकी जगह जानती है। यह दोषपूर्ण बच्चों को दिखाने के लिए था कि वह उन्हें अपने ट्रैकिंग डिवाइस से ट्रैक कर सकती है। वह उनके पास से गुजर जाती है। रे यह सब देखता है पर चुप रहता है। नॉर्मन रस्सी लाने की सोचता है, पर एम्मा को चिंता है कि कैमरे भी उन पर नजर रख रहे होंगे। लेकिन नॉर्मन को कैमरे नहीं मिले, जबकि वह एल से भी ज्यादा ढूंढ रहा है। टॉन नॉर्मन को बुलाता है। घड़ी खराब है। एम्मा बोर्ड को घूरकर कोनी के लिए रोती है। समस्या ठीक करने के बाद नॉर्मन ने देखा कि इसाबेला चमकती आंखों से एम्मा को घूर रही थी। उससे पूछ रही थी कि वह हाल ही में इतनी खुश क्यों नहीं है। कुछ पल की ठंडी नजरों के बाद एम्मा अपने किरदार में आ गई और बोली कि कॉनी के जाने के बाद से वह बस उदास है। रे सबको ये बताने आया कि रात का खाना तैयार है और नॉर्मन ने इस मौके का फायदा उठाकर एम्मा को वहाँ से दूर कर दिया। हालांकि जैसे ही वे चले, इसाबेला ने उनसे पूछा कि क्या वे गेट तक गए थे कल, लेकिन नॉर्मन का दावा है कि वे टैग खेलने में व्यस्त थे, इसलिए नियम नहीं तोड़े।
इज़ाबेला कहती है कि जब तक वे नहीं गए सब ठीक है और वे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। एम्मा तीव्र तनाव से गिर जाती है। नॉर्मन उसे उठने के लिए हाथ देता है, वह भी कांप रहा है, पर एम्मा उठ खड़ी होती है और वे इसे करने के लिए दृढ़ हो जाते हैं। उनके जाते ही रे उन पर नजर रखता है। उसी रात नॉर्मन रस्सी के लिए चीजें ढूंढता है और एक मेजपोश उठा लेता है। अगले दिन वे रस्सी बनाते और छिपाते हैं, लेकिन ट्रांसमीटरों का क्या करें, यह उन्हें अभी भी नहीं सूझा। एम्मा सोचती है कि रे को शायद हल पता हो और नॉर्मन को लगता है कि वह मददगार होगा, पर वह खुद रे से बात करेगा। हालांकि रे उनकी बात बीच में ही काट देता है और पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वह उस रात से उनका पीछा कर रहा है और गेट पर हुई घटना के बारे में पूछता है। वह उनसे जल्दी बताने को कहता है, पर जब वे चले जाते हैं तो इसाबेला देखती है कि वे गायब हैं। रे उनकी हर बात पर विश्वास करता है, पर कहता है कि वह सिर्फ नॉर्मन पर यकीन करता है क्योंकि एम्मा बेकार बेवकूफ है। रे सोचता है कौन से बच्चे प्लान में शामिल होंगे, पर एम्मा सबको लाने को कहती है। रे को लगता है सब भाग नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चे दौड़ भी नहीं पाते। ऊपर से वे एक ऐसे फॉर्म में हैं जहां इंसानों की कटाई होती है। बाहरी दुनिया शायद ऐसी जगह है जहां राक्षस मौका मिलते ही इंसानों पर हमला करते हैं। उनके पास छोटों को छोड़ने का ही रास्ता है, लेकिन एम्मा कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगी। वह अपने परिवार में सबको बचाना चाहती है और नहीं चाहती कि कोई भी खूनी की तरह खत्म हो। वह रे से कहती है कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। रे नॉर्मन से पूछता है, क्या तुम उसके बेवकूफी भरे प्लान के साथ हो? नॉर्मन कहता है, मैं एम्मा को नहीं छोड़ूंगा। आखिर वह हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर रखती है। डूबते जहाज पर भी वह मौत तक उसका साथ देगा क्योंकि उसे वह सबसे ज्यादा पसंद है और उसे रोने के बजाय मुस्कुराते देखने के लिए सब कुछ करेगा। नॉर्मन कसम खाता है कि वह अपने डूबते जहाज के सभी छेद भरने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह पागलपन हो सकता है, पर यह दुनिया और भी पागल है। और वह रे से पूछता है कि क्या वह भी उनके साथ शामिल होगा। खाने की घंटी सामान्य से पहले बजती है और कैरल, एक नया बच्चा, एक नई माँ के साथ उनके परिवार का हिस्सा बनेगी। उसका नाम करुणा है। वह इसाबेला के साथ उन पर नजर रखेगी। नॉर्मन नाराज है कि ट्रांसमीटरों के साथ एक और वयस्क आ गया, पर रे कहता है यह अच्छा है। दो औरतें मतलब दुगनी साजिश। यह नया बच्चा और माँ कहीं से भी आए हों, उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढने होंगे। रे मानता है कि बिना निशान वाला डिवाइस असंभव है, इसीलिए शरीर पर कहीं निशान जरूर होगा। निशान पुराने होने से मिट गए हैं, पर नॉर्मन को कैरल की जांच का शानदार विचार आया क्योंकि वह अभी आई है। करुणे ने इसाबेला को उसकी सभी बड़ी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। इज़ाबेला अभी सबसे अच्छी माँ है। वह करुण को बच्चों के बारे में याद रखने की जानकारी देती है और बताती है कि कुछ बच्चों को राक्षसों के बारे में पता चल गया है। नियमों के विरुद्ध होने पर भी वह करुण को बताती है कि वह दोषियों को जानती है, पर उसे सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देती है। वह करुण से कहती है कि वह सिर्फ एक गार्ड है और उसे बस एक अतिरिक्त जोड़ी आंखें बनकर रहना है। करुण सभी साजिशों की जननी योर के प्रति अपनी निष्ठा जताती है, लेकिन अपने कमरे में वह मिस्टर से बात करती है। पोटैटो हेड सोचती है कि वह माँ बनने का सपना पूरा कर पाएगी। अगर वह बच्चों को ढूंढकर पुख्ता सबूत जुटाती है तो इज़ाबेला की जगह ले पाएगी। करुण सभी बच्चों के साथ खेलती है, पर रॉय और नॉर्मन के पीछे से आकर चमकती आंखों से उन्हें घूरकर अभिवादन करती है। जब वह जाती है, नॉर्मन सोचता है कि उन पर पहले ही शक हो रहा है और इसाबेला के पकड़ने से पहले उन्हें जल्दी करनी होगी। इस बीच एम्मा कैरोल और फोर आइज के साथ खेल रही है, जो उससे एक सवाल पूछने वाला है, लेकिन एम्मा कैरोल के कान के पीछे एक चोट देखती है। छोटी थी तब माँ ने कहा था कि वे निशान खून की जांच के थे, पर एम्मा को वहाँ एक धातु का उपकरण महसूस होता है। फोर आइज के अब वहाँ चोट का निशान नहीं है क्योंकि वह शायद मिट गया है, पर वह सोचती है कि एम्मा इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। एम्मा कहती है कि उसे उभारों में दिलचस्पी है और कैरल को पकड़ लेती है, यह सोचकर कि उसे बाकी सभी बच्चों की रक्षा करनी होगी। अंधेरा होते ही इज़ाबेला कोड दोहराकर मुख्यालय से संपर्क करती है, पर दादी की आवाज सुनती है। दादी पूछती हैं कि क्या तीनों परफेक्ट स्कोरर शिपमेंट के लिए तैयार हैं। बाकी पौधे विफल रहे, वह उनकी आखिरी उम्मीद है। इज़ाबेला राक्षसों को दिलासा देती है, खेप तैयार करने का वादा करती है। वे इसे सबसे अच्छी फसल मानकर उसे प्रार्थना करते हैं। अगले दिन एम्मा गेंद से खेलती है। करुण यह देखती है। वह दूसरों को कानों के पीछे के उपकरणों के बारे में बताती है और वे माँ को बताए बिना ट्रांसमीटर नष्ट करने का तरीका सोचने लगते हैं। फिर उनकी माँ घबरा सकती है, इसलिए उन्हें इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक वे भागने के लिए तैयार न हो। झाड़ियों से एक व्यक्ति उनकी बातचीत पर नजर रख रहा है और रे सोचता है कि उसके पास ट्रांसमीटर बंद करने का समाधान होगा।
फिर भी उन्हें बच्चों को अपनी बड़ी पलायन योजना के लिए शारीरिक रूप से अधिक सक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक वे बच्चों के साथ उनकी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए खेलते हैं और रे उन्हें जंगल में छिपने की रणनीतियां सिखाने पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चे पकड़े जाने से बचने के अपने नए तरीके आजमाते हैं, लेकिन उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। करुण को उनका खेल पसंद आया। उनसे घुलने मिलने के लिए 20 मिनट खेलने को कहा। गिनती पूरी होते ही वह एक ट्रैक स्टार की तरह उनकी ओर दौड़ती है और रचनात्मक पत्तों से बच्चों को लुभाकर पकड़ती है। वह हर एक बच्चे को पकड़ लेती है और एक सुपर ह्यूमन की तरह पेड़ों से भी होकर निकल जाती है। जब वह आखिरी 2 बच्चों को पकड़ने वाली होती है तो एम्मा उन्हें बचाने के लिए दौड़ती है और पूरी ताकत से भागकर दूर निकल जाती है। वह पत्थरों के खंभों वाले स्थान पर पहुंचती है, लेकिन करुण जानती है कि एम्मा 2 बच्चों को दौड़ाते हुए ले जाने से थक गई होगी। वह उसे ढूंढती है और उसे हार मान लेने को कहती है, क्योंकि अगर उसने उस रात की फसल देखी तो वह उसके पक्ष में होगी। घड़ी में कुछ ही मिनट बाकी थे। नॉर्मन और रे उससे दूर भागते हैं और दूरी बनाने के लिए अलग हो जाते हैं। वह नॉर्मन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेहतरीन पार्कोर क्षमताएं उसे मैदान में चकमा देने और उसकी आंखों के सामने गायब होने देती हैं, जिससे वह उसकी क्षमताओं से हैरान रह जाती है। रे उसे बताता है कि समय समाप्त हो गया है और वह उनकी शारीरिक शक्ति से हार मान लेती है। हालांकि एक व्यक्ति है जिसका वह उपयोग कर सकती है और वह खुद पर मुस्कुराती है। उस दिन के बाद कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और उन्हें एहसास हुआ है कि करुण ने कुछ नहीं किया है। नॉर्मन को लगता है कि बच्चों में कोई जासूस है जो उन पर नजर रख रहा है और रे सहमत है कि कोई निश्चित रूप से गद्दार है। दोपहर का भोजन तैयार है और एम्मा अंदर आने वाले सभी को घूरती है। जिस परिवार को वह कभी शांति से रहता समझती थी, वह अब संदेह का स्रोत है। कुछ दिनों बाद इज़ाबेला करुण से मिलती है। उसे पता है कि तुम उनकी ताकत परख रही हो, पर उसे कोई चिंता नहीं। करुण उसके लिए बस एक बीमा पॉलिसी है। उसे आज्ञाकारी मोहरा बनना चाहिए। अगर वह अच्छी रहती है तो इज़ाबेला उसे मां बनाएगी। करुणे हारकर कमरे से निकलती है, गुड़िया फाड़ देती है। उसे कुचलते हुए उसका गुस्सा बढ़ता है। वह इज़ाबेला को गिराकर खुद मां बनने की कसम खाती है। बच्चे प्रशिक्षण जारी रखते हैं और भागने की योजना मजबूत करने के लिए टैग टीमें बनाते हैं। बाद में नॉर्मन रे से पूछता है कि ट्रांसमिशन हैकिंग डिवाइस बनाने में कितना समय लगेगा। रे के अनुसार 10 दिन में तैयार होगा, तो नॉर्मन तभी भागने की बात कहता है। इतनी जल्दी से दोनों चौंक जाते हैं, पर नॉर्मन मानता है कि बाहर जीवित रहने के लिए सर्दियों से पहले भागना होगा। अपने प्लान को आगे बढ़ाने और जासूस बच्चे का पता लगाने के लिए वे डॉन और गिल्डा से मिलने की योजना बनाते हैं, जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा शक है। पुरानी लाइब्रेरी के अंदर एम्मा उन्हें बताती है कि उनके परिवार को बुरे लोगों को बेचा जा रहा है, लेकिन जहां डॉन को लगता है कि वह मजाक कर रही है, वहीं गिल्डा उनकी हर बात पर विश्वास करती है और डॉन से उन पर विश्वास करने को कहती है। नॉर्मन और एम्मा राक्षसों के बारे में सच्चाई छिपाते हैं, ये कहते हुए कि बच्चों को बस भयानक परिवारों में भेजा गया था। उनके जाने के बाद रे उस पर सच छिपाने को लेकर गुस्सा होता है, क्योंकि उन्हें जासूस का पता नहीं चलेगा। हालांकि नॉर्मन ने एक जाल बिछाया है। उसने डॉन को बताया कि रस्सी नॉर्मन के बिस्तर के नीचे होगी, जबकि गिल्डा की रस्सी बाथरूम में छिपी होगी। रस्सी कहां से गायब होती है, इस पर निर्भर करेगा कि असली जासूस कौन है। उस रात जब सब सो रहे थे, गिल्डा उठी और कमरे से बाहर चली गई, लेकिन एम्मा ने देख लिया। इज़ाबेला के दरवाजे पर कागज था। रस्सी नॉर्मन के बिस्तर के नीचे है। गिल्डा के सामने दरवाजा खुला। करुण ने उसे अंदर बुलाया। एम्मा सुनने की कोशिश करती है, पर गिल्डा कहती है कि उसके मन में कुछ नहीं है और उसकी परवाह के लिए धन्यवाद करती है। जैसे ही वह जाने लगती है, करुण बताती है कि उसे पता है एम्मा ने उसे सब बताया था, जिससे गिल्डा सहम जाती है। वह गिल्डा को बचाने का वादा करती है, पर गिल्डा उसे दूर धकेल देती है, क्योंकि वह चोट नहीं चाहती। करुण उसके कान में फुसफुसाती है कि अगर उसे कभी सुरक्षा चाहिए तो उसे पता है कहाँ आना है। बाद में गिल्डा अंदर घुसने लगी। एम्मा उसे देखकर खुश हुई। वह रोई और एम्मा को गले लगाया, पर करुण का गुस्सा बढ़ा, क्योंकि उसे जानकारी देने वाला चाहिए। अगली सुबह नॉर्मन रे से पूछता है कि कोई अपने साथियों को क्यों बेचेगा, और रे बताता है कि यह राक्षसों द्वारा भेजे जाने और खाए जाने से बचने के लिए हो सकता है। उसकी बातें नॉर्मन को पूरे दिन उलझाती रहती हैं, और वह पूछता है कि अगर एम्मा को पता चले कि कोई उन्हें इतने समय से धोखा दे रहा था तो वह क्या करेगी। एम्मा कहती है कि वह उन्हें बचाएगी, क्योंकि वे सब परिवार हैं, और उसकी मासूमियत से नॉर्मन मुस्कुराता है। वह रे के साथ बाथरूम के ऊपर देखने जाता है, जहां रस्सी अभी भी वहीं मिलती है। फिर वे उसके बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन वहां कोई रस्सी नहीं है, और रे को लगता है कि डॉन उन्हें बेच रहा है। यह शर्म की बात है। डॉन और गिल्डा के लिए जाल बिछाने के बजाय उसने जानबूझकर 4 जाल बिछाए, दोरे को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह ईमानदार था। हालांकि डॉन के लिए असली जाल डाइनिंग हॉल में था।
और गिल्डा का जाल लाइब्रेरी में था। उन्हें कभी उसके बिस्तर के नीचे वाले जाल के बारे में पता नहीं चला। इसलिए यह बहुत अजीब संयोग है कि जब रे ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इसके बारे में जानता था, तो वह गायब हो गया। रे हार मानकर लेट जाता है, लेकिन हंसने लगता है। नॉर्मन के उसे पहचान लेने पर वह हैरान था और उसने बताया कि वह इतने समय से उन पर नजर रख रहा था। नॉर्मन जानता था कि रे उनकी योजना के हर काम को प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति था, खासकर अपनी बुद्धिमत्ता से, ताकि उसे कोई पकड़ न पाए। नॉर्मन ने रे से पूछा कि वह मदर के लिए कब से काम कर रहा है। रे ने बताया कि उसे यहाँ लाए जाने के बाद से ही। नॉर्मन पूछता है कि क्या ट्रांसमीटर नष्ट हो सकते हैं, पर रे कुछ नहीं बताता क्योंकि वे उसे छोड़ने वाले हैं। नॉर्मन इस विचार को खारिज करता है, कहता है कि वह उसे 3 शर्तों पर अपने साथ रखेगा। 1. उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। 2. उन्हें सब कुछ बताना। और 3. दल बदल करना। नॉर्मन चाहता है कि वह पाला बदल कर डबल एजेंट बन जाए। रे सोचता है कि नॉर्मन उससे दोस्ती क्यों नहीं तोड़ना चाहता, और नॉर्मन कहता है कि एम्मा की बातों ने उसे परिवार बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। फिर भी वह हैरान है कि रे ने खरगोश क्यों छिपाया ताकि वे राक्षसों को जान सकें, और उन्हें रोकने के बजाय जानकारी क्यों दी। वह सोचता है कि क्या रे उनका दुश्मन है, और रे कहता है कि वह अपनी मर्जी से जासूस बना। ये सब उसकी महान भागने की योजना की नींव रखने के लिए था। उसने अपनी माँ के साथ एक प्रस्ताव रखने के लिए बहुत प्रयास किया। यदि उसे उसके काम का लाभ लेना था, तो उसने अनुरोध किया कि उसकी शिपमेंट 12 साल का होने तक टाल दी जाए और उसे खेत के बाहर से तरह तरह की चीजें खरीद कर दे। इस पूरे समय में वह उन चीजों का उपयोग एक ऐसी वस्तु बनाने के लिए कर रहा था जो ट्रांसमीटर को निष्क्रिय कर दे। तो इस पूरे खेल में वह अपनी माँ को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। यह सारी जानकारी उनके भागने का रास्ता है, और उस दिन उन्हें खोनी से मिलने गेट पर भेजना भी उन्हें बचाने के लिए ही था। नॉर्मन को सारी जानकारी देने और माँ से झूठ बोलने की उसकी एक ही शर्त है कि वह एम्मा के लिए सबको बचाने का नाटक करे, लेकिन समय आने पर वह बाकी सबको छोड़ दे। छोटे बच्चों के सुधार के बावजूद रे उन्हें बोझ मानता है। अगर वह अपनी हालत नहीं मानता तो उसका यहीं मर जाना बेहतर है। नॉर्मन अनिच्छा से मान जाता है, पर सोचता है कि यह एक दयनीय स्थिति है। रे आत्मविश्वास से चला जाता है और नॉर्मन कुछ सोचने में जूझता है। रे के लिए सब कुछ एकदम सही रहा, पर जब नॉर्मन सोचता रहता है उसे कुछ समझ आता है और वह हंस देता है, और नॉर्मन को अपनी गलती का पता चलता है। रात में वह योजना अनुसार इजाबेला से मिलने कमरे में घुसता है, पर उसे बहलाने के लिए झूठ बोलता है। कहता है कि करुण उसके खिलाफ स्वार्थी चालें चल रहा है। वह उसे बताती है कि करुण सिर्फ आखिरी उपाय है, क्योंकि वह एक बेकार रखवाला था जिसने नॉर्मन और एम्मा को राक्षसों को देखने से नहीं रोका। रे दावा करता है कि उसने तब से अपने सबसे अच्छे दोस्तों को बेच दिया है और करुण पर लगातार नजर रख रहा है, इसलिए उसे भुगतान करना होगा। इसाबेला सौदा निभाती है और कहती है कि जो चाहेगा देगी। सुरंग में नॉर्मन बच्चों के साथ भागता है, पर पीछे मुड़ते ही अपने साथियों को गिरते देखता है। एम्मा भी प्राणहीन पड़ी है और उनके पीछे एक विशाल दानव प्रकट होता है। नॉर्मन डर कर जागता है, पर बच्चों को चिंतित न करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करता है। जंगल में एम्मा जासूस के बारे में पूछती है और नॉर्मन बताता है कि वह ही जासूसी कर रहा था। रे बताता है कि वह सब कुछ बताने वाला था, पर खरगोश गेट पर छूटने से इसाबेला को शक हुआ। वह उनके साथ है और सभी बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ करेगा। एम्मा को लगता है यह उसके जैसा नहीं, पर सभी के बचने की बात उसे अच्छी लगती है। उसे यह सब पता होने से वह परेशान है और पूछती है कि क्या उसने अपनी ट्रांसमीटर ब्लॉकिंग तकनीक के लिए दूसरे बच्चों पर प्रयोग किए। वह उन बच्चों का क्या हुआ सोचती है और उससे वादा लेती है कि वह कभी ऐसे बच्चों को नहीं चुनेगा। वह वादा करता है, लेकिन दूर से डॉन गुस्सा हो जाता है कि वे कॉनी को बाहरी दुनिया से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गिल्डा को लगता है कि पीछे कुछ ज्यादा ही बुरा चल रहा है। उससे घर में गड़बड़ लगी जो उसने एम्मा को बताई। घर में उसके बेडरूम से सटा एक गुप्त कमरा छिपा है। रे जानता है कि यह शायद दूसरी माताओं के लिए मुख्यालय से संपर्क का जरिया है, पर उसे कभी नहीं पता था कि वह कहाँ है। डॉन ने हमला करने का सुझाव दिया, पर रे ने कहा कि इससे उन्हें जगह की जानकारी उजागर करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और अगर करुण ने उन्हें पकड़ लिया तो उसके पास उन्हें हटाने और अगली माँ बनने के लिए सारे सबूत होंगे। रे ने उससे रात का खाना बनाने को कहा ताकि उनके गायब होने पर शक न हो, और डॉन अनिच्छा से जाने को मान गया। लेकिन सीढ़ियां उतरते ही वह इजाबेला के कमरे की ओर मुड़कर खटखटाता है। कोई जवाब न मिलने पर वह अंदर जाता है और बुकशेल्फ खींचकर गुप्त दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ कोशिशों के बाद गिल्डा खींचती है। दरवाजा एक तरफ है, पर वह बंद है और कोई कमरे में आ रहा है। उनका दिल बैठ जाता है, पर फील आता है और कहता है कि वह बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। अगले दिन डॉन अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी करता है। वह अपनी माँ से चाबी चुरा कर गिल्डा को दिखाता है।
भले ही सब ठीक रहा, इजाबेला ने उनके कामों में कुछ बहुत गलत पाया। लाइब्रेरी के अंदर एम्मा उन्हें कुछ दिखाती है जो उसे वहाँ काफी समय बाद मिला है। विलियम मिनर्वा नाम के लेखक की यहाँ कई किताबें हैं जिनमें गुप्त संदेश हैं। उसी समय डॉन आखिरकार कमरा खोलने के लिए दरवाजा खोलता है। एम्मा और उसके दोस्त संदेश को समझने की कोशिश करते हैं और वे देखते हैं कि हर वृत्त के अंदर मोर्स कोड छिपा हुआ है। डॉन और हिल्डा उनके पीछे दरवाजा बंद करते हैं और नीचे के क्षेत्र में एक गुप्त दरवाजा पाते हैं। वे अंदर जाने और माचिस जलाने का फैसला करते हैं। इस बीच संदेह, खतरा, भागो, सच, फसल, राक्षस और खेत शब्द सभी मोर्स कोड में छिपे हुए हैं। नॉर्मन सोचता है, बाहर कोई मानव समाज है क्या? डॉन और गिल्डा कोनी का खरगोश पाते हैं, समझते हैं कि एम्मा झूठ बोल रही थी। नॉर्मन को लगता है कि इन किताबों की जांच करनी चाहिए और एम्मा सोचती है कि जंगल में बचने के लिए इनमें कुछ छिपा है। उसी समय डॉन और गिल्डा अपनी माँ को कमरे में आते सुनते हैं और सोचते हैं कि वे पकड़े गए। एम्मा और बाकी सब डिनर पर जाते हैं तो देखते हैं कि डॉन और गिल्डा ही नहीं है, जिससे वे डर जाते हैं। डॉन और गिल्डा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर इसाबेला उनकी आहट सुन लेती है। वह शोर की वजह जानने के लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी एक बच्चा अंदर आ जाता है जिससे इसाबेला को अपने गुप्त कमरे का दरवाजा मिल जाता है। उसे लगता है कि वह गिर गया और डॉन गिल्डा दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। सबके सो जाने पर वे देर रात मिलते हैं और डॉन बताता है कि उन्होंने नीचे का कमरा चेक किया था। रे बहुत गुस्सा होता है कि वे कितने खतरनाक और लापरवाह थे, तो डॉन पूछता है कि क्या होता, क्या उन्हें भी मार दिया जाता जैसे कोनी को, जिसका खरगोश उसी कमरे में रह गया था। एम्मा उनसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और डॉन सब कुछ बताने को कहता है। सच सुनकर गिल्डा और डॉन सहम जाते हैं और डॉन पूछता है कि उन्होंने इतने समय तक सच क्यों छिपाया। वह नॉर्मन को मुक्का मारता है और रे को भी पीटता है। वह एम्मा से पूछता है कि क्या वे उन्हें बोझ समझते थे जिन्हें हमेशा बचाना पड़ता था, और रोते हुए पूछता है कि उन्होंने अपने परिवार, अपने भाई बहनों से झूठ कैसे बोला। वह शांत होने बाहर जाता है, सोचता है कि झूठ बोलने में उनकी गलती नहीं, वह अज्ञानी, शक्तिहीन है, उन्हें सिर्फ बोझ लगता है। वह मजबूत होना चाहता है। गिल्डा दिलासा देती है कि वह मजबूत हो जाएगा। एम्मा बाहर आकर उन पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगती है। नॉर्मन और रे भी माफी मांगने आते हैं और वे सब मिलकर सुलह कर लेते हैं। उनकी योजना में एक हफ्ता बचा है। नॉर्मन को रे की बातों पर शक होने लगता है कि वह उन दोनों को मरने से रोकने के लिए सब कुछ करेगा। नॉर्मन को अपने बिस्तर के नीचे रे की असली योजना मिलती है और वह इसे अद्भुत मानता है। रे अपनी माँ से बात करते हुए अपनी चोट के बारे में झूठ बोलता है और कहता है कि नॉर्मन उसे भागने के लिए मारना चाहता है। वह उसे बताती है कि उसके मंसूबे नाकाम होंगे, पर बड़े अधिकारियों ने अगली खेप रे के 12वें जन्मदिन पर तय की है। बाकी बच्चे जंगल में योजना बनाते हैं, तभी कराने उन्हें सुन लेती है और कहती है उसने सब देख लिया है। कल रात उसने सब सुना और वह बहुत उत्साहित है कि उसे मनचाहा मिलेगा, तो वह बैलेरिना की तरह घूमती है और एम्मा से पूछती है कि क्या वे उसके साथ टीम बनाना चाहता है। इसाबेला उसे उदासी से देखती है। वह पोलरॉइड से तस्वीर लेता है और पूछता है कि क्या वे लंच के बाद योजना पर बात कर सकते हैं। इसाबेला ने भागने का दिन आ जाने पर तारीख काटी। अगले दिन खेल के मैदान में रे ने दूसरों, जब ऐसा होगा वह चाहता है कि बाकी लोग दीवार फांदकर आसपास के इलाके की टोह लें। डॉन और गिल्डा चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मन के पास बुरी खबर है। करुण को ट्रांसमीटर तोड़ने वाले उनके उपकरण के बारे में पता चल गया है और वह उसे ढूंढना शुरू कर देगा। नॉर्मन सोचता है कि करुण को भागने से पहले होता है कि उन्होंने शायद ट्रांसमीटर ब्लॉकिंग डिवाइस बना लिया है और यही उसे चाहिए सारा सबूत होगा। इसलिए वह घर पर छापा मारने का फैसला करती है। रही थी बिस्तर और ड्रेसर हटाने के बाद उसे नीचे एक नोट मिलता है और उसे एहसास होता है कि उसे आखिरकार वह चीज मिल गई है जिसकी उसे तलाश। लेकिन वह सोचती है कि रे तक उसे खोलने को कहती है। करुण खत पढ़ती है, हैरान और कांप जाती है। इसाबेला उसे अलविदा कहती है और करुण की सारी योजनाएं टूट जाती हैं। करुणा वह पत्र पढ़ती है जिसमें उसे चौथे पौधे की मां बनने की बधाई दी गई है। बिल्कुल सही। फिर भी दादी कहती हैं कि जब तक वे नियंत्रण में हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था। वह बताती है कि इजाबेला के बच्चे और उसका पौधा के जाल में फंस गई है और दादी के पीछे से एक विशाल दानव आता है। इजाबेला बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनाती है, जैसे ही वह उसे खा जाएगा। बचपन से ही उसने अपनी 12वीं सालगिरह तक उस खिलौने की देखभाल की जहां उसे मां बनकर जीने का विकल्प दिया गया। इसके तुरंत बाद उसे निशान मिला और वह दादी से मिली। दानव के करीब आने पर उसे अपनी सारी तैयारी याद आई। उसने खिलौना अपने पास रखा और मजबूत करती रही जब तक कि उसे एक रहस्यमयी डॉक्टर बात करते हुए नहीं मिला। कमरे से निकलते ही उसने एक कलम गिरा दी थी जिसे उसने उठाकर अपने पास से भाग निकले। वह उन्हें बचाना और इस शापित दुनिया को नष्ट करना चाहती थी। फूल खिलने से पहले ये उसके अंतिम विचार थे।
मिलता है। उधर नॉर्मन और एम्मा दीवारें देखने दौड़ते हैं। चलते हुए इसाबेला उसे बताती है कि उसने सिस्टर कैरोन से छुटकारा पा लिया है। वह हमेशा से उसका वफादार पालतू रहा है और उसने उसे अपने पास रखा, भले ही वह जानती थी कि वह एक झूठा डबल एजेंट था। वह उसे आखिरी पल तक जाने नहीं देना चाहती थी, पर हालात बदल गए हैं, इसलिए वह उसके दोस्तों पर खुद नजर रखेगी। वह उसे रोकने के लिए गले लगाने की कोशिश करता है, पर वह उसे दूर धकेल कर कमरे में बंद कर देती है। कंपास को घूरते हुए वह जानती है कि एम्मा और नॉर्मन ही भाग रहे होंगे। डॉन और गिल्डा चिंतित हैं कि रे का संकेत नहीं मिला। इसाबेला बाहर आकर एम्मा और नॉर्मन की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराती है। डॉन रे को बचाने के लिए अंदर भागता है। उसे रे के दरवाजे पर पटकने की आवाज आती है तो डॉन पूरी ताकत से दौड़कर दरवाजा तोड़ देता है। रे माँ के अपने दोस्तों तक पहुँचने से पहले घर के बाहर भागता है, लेकिन जैसे ही एम्मा रस्सी निकालती है उसे और नॉर्मन को किसी के चलने की आवाज आती है। दूर से माँ को आते देख वे अपनी योजना की विफलता पर हैरान है। इज़ाबेला कहती है 10 साल में पहली बार वे बिना धोखे के बात करेंगे। वह उनसे कहती है कि अब वे सिर्फ प्रजनन और पशुधन हैं, लेकिन वह उन्हें अपने बच्चों की तरह दिल से प्यार करती है, इसलिए चाहती है कि वे विरोध करना छोड़ दें। वह चाहती है कि वे दर्द रहित जीवन जिएं, क्योंकि मरने में बस एक पल लगता है, जबकि उन्हें खुशहाल लंबा जीवन जीने को मिलता है। एम्मा कहती है कि इस तरह के जीवन में कुछ भी शांतिपूर्ण नहीं है और वह आजाद और जीवित रहते हुए अनगिनत दर्द सहना पसंद करेगी। इज़ाबेला उसे बताती है कि बाहरी दुनिया दुख दर्द से भरी है और उन्हें हार मान लेनी चाहिए। नॉर्मन कहता है कि वह अब अच्छा बच्चा नहीं रहेगा और एम्मा मदर को बेअसर करने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। वह कंपास पकड़ने की कोशिश करती है। तुरंत ही इज़ाबेला का पैर टूट गया और रे बाकी सबके साथ आ जाता है। वह नॉर्मन से कहती है कि उसने अच्छा किया जो हार मान ली। वे उसके अनमोल बेहतरीन भोजन हैं और वह उन्हें अंत तक सबसे अच्छे पशुधन के रूप में पालेगी। इज़ाबेला वापस आती है और फिल समेत कुछ और लोग देखते हैं कि एम्मा का पैर जिस तरह टूटा है उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन यह अभी सबसे बुरा हिस्सा नहीं है। जब एम्मा का पैर टूटा तो इज़ाबेला ने उससे कहा कि वह 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी, क्योंकि वह साफ टूटा था। इस तरह वह कल जश्न मनाने पर ध्यान दे सकती है, क्योंकि यह नॉर्मन का उनके साथ आखिरी दिन होगा, इससे पहले कि उसे बाहर भेज दिया जाए। नॉर्मन को एहसास होता है कि उसका अंत करीब है और सब खत्म। घर पर नॉर्मन एम्मा का ध्यान रखता है। वह उसके हाथ पकड़कर रोने लगती है। नॉर्मन उसे बताता है कि योजना अभी खत्म नहीं हुई है, पर वह उसे चुप करा देती है क्योंकि उसे कल भेजा जा रहा है। उसके चेहरे पर बस एक गर्म मुस्कान थी और वह पानी लेने चला गया, लेकिन फव्वारे पर उसे नल घुमाने में भी मुश्किल होती है और कप उसके हाथ से फिसल जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह अस्त व्यस्त है। रे गुस्से में नॉर्मन को बचाने का रास्ता चाहता है। डॉन और गिल्डा को आज रात भागने की तैयारी करने को कहता है। आज रात नॉर्मन को बचाएंगे। नॉर्मन हिम्मत जुटाकर वापस कमरे में जाता है। एम्मा को सहज करने के लिए अंदर जाने से पहले वह मुस्कुराता है, लेकिन रे वहां है और वे नॉर्मन से आज रात अकेले भागने को कहते हैं। वह मना करता है और माफी मांगता है, पर वे उस पर चिल्लाते हैं। वे चाहते हैं कि वह अपना ट्रांसमीटर बंद कर जंगल में छिप जाए जब तक बाकी भाग न जाएं। दानवों को चिंता हो भी रे जानता है सुरक्षा नहीं बढ़ेगी। उनके 2 नियम हैं, पशुधन सुरक्षित पले सच जाने बिना, ताकि दिमाग ठीक से विकसित हो। नॉर्मन को लाखों गड़बड़ियों का डर है, पर रे उनके कई हल जानता है। वह चाहता है नॉर्मन बचने के लिए कुछ भी करे। नॉर्मन मना करता है। उसे डर है कि एम्मा या कोई और उसकी जगह ले लेगा। वह किसी और को अपनी जगह मरने नहीं देगा, पर एम्मा कहती है कि रे भी अपना पैर तोड़ सकता है। अगर कोई घायल हो जाए तो वो उत्तम दर्जे का मांस नहीं रहेगा। रे को अपना विचार शानदार लगता है और वह कहती है कि वे बीमार भी पड़ सकते हैं ताकि उन्हें भेजा न जाए। वे नॉर्मन को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और वह उसे बताती है कि वे परिवार हैं, इसलिए वह करेगी। उसे उसके साथ रहने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा गया। नॉर्मन रोया और उनकी योजना पर सहमत हो गया। रे ने उसे ट्रांसमीटर ब्लॉकिंग डिवाइस दिया और कल छिपने से पहले दीवार की रेकी करने को कहा। यह वही चीज थी जिसे रे ने 6 साल में कई चीजों से बनाया था और उसने यह सब तब से किया है जब से उसे उनकी स्थिति की सच्चाई का पता चला। नॉर्मन ने सच जानने का पूछा तो रे ने बताया कि जन्म से ही उसे बचपन की बातें याद थीं। उसे जन्म से ही सारी यादें हैं और उसे एक अंधेरी जगह याद है जहां उसने लोरी सुनी थी। सब धुंधला होने के बावजूद उसे राक्षसों का रूप और बच्चों को यहां आने से पहले एक अंधेरी सुरंग में जाने से पहले 5 समूहों में बांटना याद है। वह दरवाजा बाहर नहीं बल्कि केवल मुख्यालय तक जाता है।
परंतु सुरक्षा ढीली है क्योंकि वे जानते हैं कि गेट से कोई भाग नहीं सकता। इसी कारण नॉर्मन कल भागेगा और वे इंतजार करेंगे जब तक वह जंगल में छिपता है। उस रात इसाबेला ने सबको बताया कि यह नॉर्मन की उनके साथ घर में आखिरी रात होगी। बाकी बच्चे इसे आम तौर पर खेल रहे थे, पर सोने से पहले नॉर्मन ने अलमारी खोली और कैरोन का सामान देखकर चौंक गया। अगले दिन खेलते समय नॉर्मन रस्सी लेकर दीवार तक भागा, पर ट्रांसमीटर ब्लॉकिंग डिवाइस चालू नहीं किया। उसने पेड़ से रस्सी बांधकर दीवार पार की। वह फिसलते फिसलते बचा, पर कामयाब रहा। दूर का नजारा देख वह चौंक गया और दृढ़ता से मुस्कुराया। एम्मा और रे इसाबेला को घूरते हैं, जो नॉर्मन के गायब होने पर हैरान है। वे खुश हैं कि उसे पता चलेगा कि नॉर्मन भाग गया, पर सबकी हैरानी की बात यह है कि वह मुस्कुराती है और उसका स्वागत करती है। सब हैरान हैं और नॉर्मन के चेहरे पर हार है। रे उस पर न भागने के लिए चिल्लाता है, पर नॉर्मन कहता है वह नहीं भागेगा। वह चला जाता है और रे से सुनने को कहता है। इसीलिए सुरक्षा की जरूरत नहीं है। फिर भी उनके पास भागने का एक रास्ता है। वह उन्हें पूरे फार्म कॉम्प्लेक्स की संरचना दिखाता है। यह षटभुज आकार का है। मुख्यालय उनके ठीक सामने है। वह बताता है कि बाकी क्षेत्र शायद दूसरे घर हैं, इसीलिए उनके पास मुख्यालय के बगल वाले पुल से भागने का एकमात्र विकल्प है। फिल अगर कहता है कि माँ उसे ढूंढ रही है। जाने से पहले नॉर्मन रे को वह डिवाइस देता है जो उसने इस्तेमाल नहीं किया था। वह बताता है कि वह कोई गलती नहीं करना चाहता था और खुश है क्योंकि सब बेकार हो जाता। एम्मा उसे रुकने को कहती है, पर नॉर्मन दोनों को गले लगाकर जिंदगी शानदार बनाने के लिए शुक्रिया कहता है। सामान पैक करते हुए उसे पुरानी स्ट्रिंग फोन दिखी। बीमार होने पर एम्मा उससे बात करने छिपकर आती थी। माँ को पता चला, पूछा क्यों आई, तो एम्मा ने कहा रे ने बताया था कि वह प्रतिरक्षित होगी। रे ने कहा था किताब में लिखा है मूर्ख बीमारी से प्रतिरक्षित होते हैं। नॉर्मन सबकी योजना सुनता, पर एम्मा उससे बात करने वापस आई। उसने उसे रे का कप फोन दिया, पर इसाबेला ने उसे बाहर खींच लिया। दूसरी तरफ से एम्मा बोली और नॉर्मन ने सुना। इससे सबको खुशी मिली। नॉर्मन इन्हें संजोता है। एम्मा अपनी दोस्त को मरते नहीं देख पाई, तो उसके जाने से पहले वह दौड़ी और अपनी पकड़ छोड़ नॉर्मन को पकड़ने लगी। पल भर में उसने उसका ट्रांसमीटर निष्क्रिय करने की कोशिश की ताकि वह भाग सके, पर नॉर्मन ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और उसे बेवकूफ कहा। वह चिल्लाती है कि उसे जाने नहीं देगी, उसकी इच्छा नहीं मानेगी। नॉर्मन पर भावनाएं हावी होती हैं। उसे लगता है वह मूर्ख भोली है, पर इसीलिए प्यार करता है। जैसे ही वह उसका चेहरा पकड़ने वाला होता है, इसाबेला कहती है जाने का समय हो गया है। वह उठता है और इसाबेला एम्मा को चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर ऐसा किया तो वह उसे खत्म कर देगी। नॉर्मन बाहर निकलता है, लेकिन चलते हुए इसाबेला से पूछता है कि क्या वह सचमुच खुश है। यह सवाल सुनकर वह चौंक जाती है और उसे बताती है कि उससे मिलकर वह बहुत खुश है। फाटक के दरवाजे खुलते हैं और नॉर्मन आखिरकार अपना भाग्य समझ जाता है। वह ट्रक की ओर बढ़ता है, अपनी मौत के लिए तैयार, लेकिन इसाबेला कहती है कि उन्हें यहाँ कुछ देर रुकना होगा और नॉर्मन कुछ ऐसा देखता है जो उसे पूरी तरह चौंका देता है। अगले दिन एम्मा पूरे घर में देखती है, लेकिन उसे बस नॉर्मन के गायब होने के निशान दिखते रहते हैं। वह इससे पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन बच्चे देखते हैं कि नॉर्मन के जाने के बाद से रे भी टूट गया है। डॉन और गिल्डा उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, पर रे ने हार मान ली है। उसे भागने की परवाह नहीं। वह एम्मा और बाकियों से माफी मांगता है। अपने कमरे में एम्मा रो पड़ती है, पर इसाबेला उसे घूरते देखती है। वह उसे गले लगाकर दर्द कम करने की कोशिश करती है, पर कहती है कि अगर वह चाहे तो उसे माँ बनने की सिफारिश कर सकती है। वह उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि वह इस दुखद चक्र को जारी रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। हालांकि अगर वह माँ बन जाए तो वह शांतिपूर्ण जीवन जी सकती है। एम्मा यह विचार ठुकरा देती है, तो इसाबेला उठकर कहती है कि वह अंत तक ऐसे ही तड़पे। दिन बीतते हैं और एम्मा गहरे अवसाद में डूबती जाती है, पर वह अकेली नहीं। रे भी पूरी तरह टूट चुका है। इसाबेला उन्हें देखती और मुस्कुराती रहती है। देखते ही देखते 1.5 महीना बीत गया। कल रे का जन्मदिन है। डाइनिंग हॉल में रे लोरी गा रहा था। एम्मा ने पूछा क्या कर रहे हो? रे बोला कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए इस घर को अलविदा कह रहा हूँ। रे पूछता है क्या सब छोड़ दिया? एम्मा मुस्कुराती है। नॉर्मन के बलिदान के लिए वह हार नहीं मानेगी।
वे 2 महीने से चुप थे और शक हटाने के लिए पूरे समय उदास होने का नाटक कर रहे थे। उनकी माँ उन पर कड़ी नजर रख रही थी, इसलिए एम्मा ने उसे दूसरों से बेखबर करने की कोशिश की। डॉन और गिल्डा सभी उपकरण और साजो सामान की तैयारी का ध्यान रख रहे थे। उसने भागने की योजना भी बनाई है और रे कहता है कि वे आज रात उसकी योजना का उपयोग करके भाग जाएंगे। भागने के लिए 2 बाधाएं हैं। पहली, माँ की निगरानी। रात में माँ को बच्चों से दूर भटकाना होगा। दूसरी है दीवार के उस पार की खाई। पुल से नहीं जा सकते क्योंकि भागने की खबर मिलते ही गार्ड वहां होंगे। तो रे ने एकमात्र उपाय तैयार किया है और उसे वे अनगिनत तेल के कनस्तर दिखाता है जो उसने जमा किए हैं। इससे इसाबेला का ध्यान भटकेगा और उसने अस्पताल में 10 मोलोटोव छिपाए हैं ताकि दूसरे फार्मों में आग लगा सके। उसे पैर की फिक्र है, पर एम्मा ने बताया पैर ठीक है। एम्मा सोचती है कि आग माँ को उनका पीछा करने से कैसे रोकेगी, पर रे बताता है कि उसने यह पहले ही सोच लिया था। वह तेल का कनस्तर लेकर खुद पर छिड़क लेता है। ये उसकी सबसे बड़ी योजना है क्योंकि अगर उसे आग लग जाए तो माँ उसे एक परफेक्ट स्कोरर को नहीं छोड़ेगी। इस पूरे समय उसने अपना जीवन राक्षसों की सारी उम्मीदों और सपनों को नष्ट करने में समर्पित कर दिया है। अब तक सबसे मूल्यवान बनने को उसने खूब पढ़ा, मेहनत की। वे उसे छू भी नहीं पाएंगे, उसकी लाश पर से भी नहीं। सचमुच यह उसका प्रायश्चित भी है क्योंकि उसने अनगिनत बच्चों को बिना बचाए मरने दिया। वह नहीं चाहता कि एम्मा उनकी मौत को बेकार जाने दे और उसे एक किताब फेंकता है। रात के 12 बजते हैं और आखिरकार उसका जन्मदिन आ गया है। बिना कुछ सोचे वह माचिस जलाता है और एम्मा को उसके साथ बिताए शानदार जीवन के लिए धन्यवाद देता है। बाय एम्मा। इज़ाबेला हमेशा की धुन गुनगुनाती है पर चीखें सुनकर दौड़ने लगती है। डाइनिंग हॉल में उसे भयानक बदबू आती है। दरवाजा खोलते ही आग दिखती है। एम्मा घुटनों पर रे के लिए रो रही है। इज़ाबेला पॉकेट घड़ी निकालती है। रे का ट्रैकर वहीं देख सोचती है क्या उसने खुद को आग लगाई। गिल्डा सभी बच्चों को भागने में मदद करती है। इसाबेला हाइड्रेंट संभालती है और दिमाग बचाना चाहती है। हाइड्रेंट खत्म होते ही वह एम्मा को बाहर भागने के लिए चिल्लाती है, पर वह जा चुकी थी तो इसाबेला अपना ट्रैकर ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन ट्रैकर उसे खाली बाथरूम में ले जाता है। एम्मा की स्थिति नहीं बदली और बाल्टी धकेलने पर पता चला कि उसका कान ही बचा है। इसाबेला को एहसास होता है कि वह फंस गई है और सोचती है कि क्या बच्चों ने जूते पहने थे। एम्मा पूरी ताकत से दीवार की ओर दौड़ती है और बाकियों से जा मिलती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रे अभी भी उनके बीच है। जब घड़ी में आधी रात हुई तो एम्मा आग लगने से पहले लौ पकड़ने के लिए दौड़ी और कूदी थी। दूसरे बच्चे दरवाजा खटखटाते हैं और उसे भागने का सामान देते हैं। एम्मा रे को एक्ट सिखाने के लिए थप्पड़ मारती है और बच्चों ने जाल तैयार कर लिया है। उन्होंने इसे नकली बाल और मांस से भर दिया है ताकि जलते हुए शरीर की असली बदबू पैदा हो सके। बस ट्रांसमीटर बचा है। रे हिचकिचा रहा है, पर वह कहती है कि वह कहीं और मर सकता है और ये नॉर्मन के आखिरी शब्द थे। अपने बिस्तर के नीचे तलाशी लेने पर उसे रे की मास्टर प्लान का पता चला, जिसमें वह खुद को बलिदान करने वाला था। अपने पत्र में उसने उसे सिस्टर कैरोन के उपहार के साथ उठाने वाले अपने अंतिम कदम बताए थे। तो इस पूरे समय एम्मा उसका पत्र मिलने के बाद उसकी योजना का पालन कर रही थी। इसी तरह उसने अपनी माँ को धोखा देने के लिए आग लगाई। इसाबेला नीचे जाने को दौड़ती है, पर दरवाजे का ताला जाम पाती है। रे डॉन से पूछता है कि बच्चों को रहस्य कैसे पता चला। डॉन बताता है कि उन्होंने सिस्टर कैरोन से सच उगलवाया। उस दिन एम्मा ने नॉर्मन से कहा था कि वह सबको राक्षसों के बारे में बताए ताकि वे भागने की योजना में शामिल हो सकें। इसाबेल की नजरें सिर्फ उन पर थीं, तो सारे बच्चों के साथ होने पर उसे हैरानी होती। जब वे सिस्टर कैरोन से मिले तो बाकी बच्चों ने छिपकर सुना और एम्मा के आदेश पर अगले 2 महीनों तक बाकी को धीरे धीरे साथ लाया गया। उन्होंने दीवार चढ़ने के लिए सभी जरूरी सामान और ट्रेनिंग तैयार की। जब एम्मा पहुंची तो उसे नॉर्मन का भूत आगे बढ़ने को कह रहा था। जब सब जा रहे थे, रे ने देखा कि गिनती में कुछ गड़बड़ है। घर पर इसाबेला ने डिब्बा निकाला और मुख्यालय को आग लगने की खबर दी। वे एम्मा और रे, मेरे प्यारे बच्चे। रे को शक है कि क्या सब आ गए। फील ने इसाबेला को खींचा, वह चौंक गई। रे ने शिशुओं के बारे में पूछा। एम्मा बोली उसे अक्ल आ गई है। बच्चों को दीवार पार कराने में मदद करते हुए उसे डॉन और गिल्डा से बच्चों की बात याद आई। सर्दियों में छोटों के लिए यह मुश्किल होगा जो बच सकें। एम्मा समझ गई है कि वह सबको साथ नहीं ले जा सकती और दूसरे ग्रहों के बच्चों को भी मदद की जरूरत है। यह एहसास होने पर उसने फील को सच बताने के लिए बुलाया। फील ने इसे एक चैंपियन
चैंपियन की तरह लिया और उसकी हर बात पर विश्वास किया। उसे तब से कुछ गड़बड़ लग रहा था जब से कैरोन फसल और रे के सामान की तलाशी की बात कर रही थी। नॉर्मन के जाने पर एम्मा का डर उसे अजीब लगा। फील को एहसास हुआ कि बाकी बच्चे मर चुके थे और वह रोने लगा। एम्मा ने वापस आने का वादा किया, इसलिए अभी वह केवल 6 साल से बड़े बच्चों को ले जाएगी ताकि वे मरे नहीं। फिर भी उसने फील को बताया कि उसे भेजे जाने से पहले वह 1 साल के भीतर उसके लिए वापस आएगी, लेकिन जब वे वापस आएंगे तो सिर्फ फील और बाकी बच्चे नहीं होंगे। वह सभी प्लांट्स के बच्चों को लाना सुनिश्चित करेगी। इजाबेला फील से पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं और वह उन सभी को उसकी ओर लाने के लिए दौड़ता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। वह मुख्यालय को फिर आपातकाल बताती है और दूर अलार्म बजते हैं। दानव सर्वोच्च सतर्कता में आ जाते हैं और सैनिकों को बेहतरीन शिकार छोड़ बाकी सबको मारने देते हैं। एम्मा जानती थी कि पुल पर कड़ी सुरक्षा होगी, इसीलिए उसने उसे दीवार के पास सबसे नजदीकी जगह दिखाई। यह वही जगह थी जो नॉर्मन ने देखी थी, पर गिल्डर बताता है कि उन्होंने इस दिन के लिए जबरदस्त योजना बनाई थी। डॉन हफ्तों तक मजबूत होता रहा ताकि वह अंततः एक पत्थर फेंक सके जो पेड़ तक पहुंच सके, और अंततः उसका फेंकना इतना मजबूत था कि वह पूरी तरह से पार हो गया। निडर होकर डॉन एक हैंगर लेता है और चैंपियन की तरह रस्सी से जिपलाइन करता है। वे बोतल रॉकेट तैयार कर उस पार फेंकते हैं ताकि डैन उन्हें बांध सके। सभी बच्चे एक एक कर जिपलाइन करने लगते हैं जैसे उन्होंने रोज अभ्यास किया था। वे सोचता है कि उन्होंने इसकी तैयारी कैसे की, और बगल में नॉर्मन का भूत देखता है जो कहता है, मैंने कहा था। वह उसे देखने को कहता है क्योंकि वह भी हिचकिचाया था, पर एम्मा की वजह से उसे वह रोशनी दिखी जिससे उसे लगा कि यह संभव है। वह उसके दिल की अटूट रोशनी है और वह रे से कहता है कि वह उसे कभी हार न मानने का साहस दे सकती है। इजाबेला को खबर मिलती है कि बच्चे अभी तक पुल पर नहीं पहुंचे हैं और वह जानती है कि वे कहाँ गए होंगे। लड़की खाई पार करने से डरती है। 2 छोटे लड़के भी डर जाते हैं। इसाबेला उस तक पहुंचने के लिए दौड़ती है तो रे लड़की को पकड़कर एम्मा से उसे अपने से बांधने को कहता है। फिर वह छोटे लड़कों से कहता है कि लड़कियों जैसा व्यवहार करना बंद करो और मर्द बनो। रे जिपलाइन से पार जाता है और इसाबेला दीवार तक पहुंच जाती है। उसे याद आता है कि वह छोटी थी तब रस्सी का इस्तेमाल करके कूद कर पार करती थी। बाकी 2 बच्चे भी पार कर जाते हैं और आखिर में एम्मा की बारी आती है। हालांकि जाने से पहले वह इसाबेला का चेहरा अपनी ओर देखते हुए देखती है। वे एक दूसरे को घूरते हैं और ठंडी निगाहों से उस घर को अलविदा कहती हैं जिसे वे अपना घर कहते थे, और अंत में वह अपनी माँ को अलविदा कहकर जिपलाइन से पार जाती है। उसके तुरंत बाद रस्सियां कट जाती हैं और हवा में तैरने लगती हैं। एम्मा और बच्चे भाग जाते हैं। इजाबेला सालों बाद बाल खोलती है। उसे याद आता है बचपन में उसी जगह खाई के पार घूरना, लेकिन उसने एक लड़के के वाद्य यंत्र से धुन सुनी और उसे चौंकाने आई। उसने पूछा कि वह क्या थी और उसे फिर से बजाने को कहा। उसने फिर खेला। दादी जब उसे विदा कर रही थीं, वह दिन उसे याद था। इसाबेला रोई पर वह मुस्कुराया और फिर कभी न दिखा। इसाबेला फूट फूट कर रोई अगले ही दिन सर्दी में भागने की चाहत में, पर दादी ने उसे वापस बुलाया और माँ बनने का अवसर दिया। दृढ़ होकर इसाबेला ने उसका हाथ थामा और वह सबसे अच्छी माँ बनी। अंततः उसने एक बच्चे को जन्म दिया और रोजाना वह धुन सीटी बजाती थी। एक दिन प्लांट पर उसने वही धुन सुनी जो वह हमेशा गाती थी और रे से पूछा कि उसने वह धुन कैसे सीखी। उसने अपने पेट को गले लगाया और रे ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि उसने उसे जन्म क्यों दिया। हार मानकर इजाबेला रस्सी वापस खींच लेती है। वह मुस्कुराती है और बच्चों की सुरक्षित यात्रा की कामना करती है। उसे उम्मीद है कि उनके रास्ते में आशा की किरण चमकेगी। वह फील के पास लौटकर बताती है कि वे सुरक्षित बाहर निकल गए। उसने पूरी रात बाकी बच्चों को दिलासा देने में बिताई। एम्मा और रे भागे और नॉर्मन का धन्यवाद कर बाहर निकलने पर वह खुश थी। यह उनका पहला कदम था। एक नया दिन, एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी।